नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात अहम सवाल की, क्या फिर से यू टर्न लेंगे नीतीश कुमार? यह सवाल इसलिए क्योंकि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने के लिए मुद्दे तैयार कर रहे हैं? ऐसा दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार की तीसरी पारी का आगाज होते ही जेडीयू ने उन तमाम मुद्दों को हवा देने की शुरुआत कर दी है जिनसे मोदी सरकार हमेशा से किनारा करती रही है, बचती रही है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग शुरू कर दी है। मोदी सरकार में किंग मेकर बनी जेडीयू और नीतीश कुमार की रणनीति किस राजनीति की तरफ इशारा कर रही है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। कब तक मोदी नीतीश साथ, स्पेशल स्टेटस पर बनेगी बात। नीतीश ने की पलटने की तैयारी, मोदी सरकार से मांगे भारी भारी। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसे ठिकाने लगाने की तैयारी। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए। संसद में जेडीयू की 12 सीटों की अहमियत समझने वाले नीतीश ने इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी को बिहार की उम्मीदों को जल्द पूरा करने का हिंट दे दिया था। और अब बिहार चुनावों की सुगबुगाहट के साथ नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हुए प्लान यू टर्न की तैयारी शुरू कर दी। शनिवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। जेडीयू कार्यकारिणी की इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी गई। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग की गई। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी फैसला लिया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है और बिहार के आर्थिक विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा बेहद जरूरी हो गया। मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेवारी दी है, एक बड़ा जिम्मेवारी है जो उन्होंने भरोसा जताया है और उनके भरोसों पे खरा उतरना ये प्रयास रहेगा। उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी है। हम लोग तो हमेशा काम करते ही रहे पार्टी में, हर एक समय सबको कोई न कोई जिम्मेवारी दी जाती है और अभी ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आगे झारखंड का भी चुनाव है, तो अन्य जगह जा करके चुनाव लड़ना, पार्टी का आधार बनाना, ये भी एक प्रयास रहेगा। सिर्फ प्रस्ताव से मेरा सवाल ये है कि एक मांग आप लोगों की हमेशा स्पेशल स्टेटस की रही थी, विशेष राज्य का दर्जा, आप लोगों ने अथवा उसमें लगाया और आर्थिक ऐसा है कि ये सब है पर्पस बिहार को मदद मिले जी, वर्ड पे मत जाइए, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। और जो फाइनेंस कमीशन है उसने विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के कुछ टिप्पणी की है, शायद उसको हटा दिया। तो हम लोगों का है कि बिहार को मदद मिले, टर्म जो भी उसके लिए हो, विशेष राज्य हो, विशेष पैकेज हो, जो हो, बिहार अपने बलबूते यहाँ तक आया है, इसके आगे मदद मिले। आरक्षण को लेकर मांगा आश्वासन। कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई। जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि ये कोटा संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाया जा सके और इसे लागू करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नीट पेपर लीक मामले पर चिंता। वहीं पार्टी ने हाल ही में लीक हुए नीट के पेपर को लेकर कहा है कि इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी होने से छात्रों का विश्वास डगमगाता है, इसलिए परीक्षा को निष्पक्षता के साथ कराया जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव रखा गया।
पार्टी ने प्रस्ताव में कहा है कि झारखंड से पहले भी जदयू के विधायक रहे, इसलिए पार्टी झारखंड से भी चुनाव लड़ेगी। जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए, नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और बिहार के विशेष राज्य दर्जा के लिए हम लोग भारत सरकार से निवेदन करेंगे, गठबंधन में हैं उनसे निवेदन करें कि बिहार के विशेष राज्य दर्जा की जो मांग है उसको मानिए। महत्वपूर्ण है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है और उन सारी अफवाहों का बाजार बंद कर दिया है कि वो अब इसी गठबंधन में एनडीए में रहेंगे, इधर उधर जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। नीतीश जी कई तरह के मामलों में व्यस्त हैं, जिसमें सरकार भी है, आने वाला चुनाव भी है। लिहाजा उन्होंने अपने काम के बंटवारे के लिए श्री संजय झा जी सदस्य राज्यसभा को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया है। नंबर 4, जिन राज्यों में पार्टी की पहले से उपस्थिति रही है उन राज्यों में भी एनडीए में रहते हुए तालमेल करते हुए चुनाव की संभावना तलाश की जाएगी। कुछ ही दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कहा था कि हम चाहते हैं बिहार में बीजेपी की सरकार हो और मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का हो। उसके बाद बीजेपी और जदयू के रिश्ते में खटास की खबरें आने लगी, लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया हमारा गठबंधन मजबूत है। साथ ही आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह भी संकल्प लिया गया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इंडी गठबंधन वाले बड़ी तड़पते हैं, बहुत तड़पते हैं, लेकिन बहुत देर हुआ नंदलाला। जब हमने इस गठबंधन बनाने की शुरुआत की थी तो हमारे ऊपर हम आंख तरेरते थे। तो 43 MLA की पार्टी, लेकिन राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमती है। आज भी हमारे बारे में यह दावा 24 में किया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी फिनिश। अब स्थिति यह हुआ कि जो हमको कहते थे वो 4 की राजनीतिक अर्थी पर सवार होकर चल पड़े। हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की भी बात की है और स्पेशल पैकेज की भी बात की है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में कोई कठिनाई है तो स्पेशल पैकेज के जरिए भी बिहार में विकास के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। और ये सच है कि नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार ने कामयाबियां लगातार गढ़ी हैं। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या बड़ा स्पेशल पैकेज मिलता है तो निसंदेह इससे विकसित राज्य होने का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जेडीयू कार्यकारिणी के बैठक में एनडीए से दोस्ती और बिहार चुनाव में नीतीश के नेतृत्व के ऐलान के पीछे की वजह है बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का वो बयान जिसने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी। बीजेपी की तरफ से बिहार चुनाव और नीतीश को गुस्सा दिलाने वाला बड़ा बयान आया, जिसमें बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी चौबे की तरफ से कहा गया था कि इस बार बिहार में एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। अश्विनी चौबे ने कहा कि हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में आयातित माल हमें कभी बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा। नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। लेकिन अश्विनी चौबे के इस बयान को बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से कोई तरजीह नहीं दी गई। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू के सांसदों से मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की। पीएम मोदी ने बताया कि जेडीयू के सांसदों के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। हमारी पार्टियों का साथ मिलकर काम करने और बिहार में खराब शासन, भ्रष्टाचार
और अपराधीकरण के खिलाफ संघर्ष करने का लंबा इतिहास रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर किया। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अश्विनी चौबे का बयान किस ओर इशारा कर रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी सच्चाई ये है कि बीजेपी और बिहार से एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चौबे जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। नीतीश को सभी बिहार का नंबर 1 नेता मानते। एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार, पिछले बार 206 सीटें बिहार की जनता ने 2010 के चुनाव में दिया था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 पार कराकर फिर से एनडीए की सरकार हम बनाने का काम करें। गठबंधन धर्म की एक मर्यादा होती है और हमको लगता है कभी नीतीश जी के नेतृत्व में शानदार एनडीए की सरकार चल रही है और आने वाले चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के सुशासन के अच्छे हम लोग के बिहार में उनका प्रदर्शन रहा है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है। बिहार को आगे ले जाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है 2005 के बाद और काम चल रहा बढ़िया चल रहा है और एनडीए में नीतीश कुमार एक मजबूत नेता है हमारे, तो ये सब अभी बात करना कहीं से उचित नहीं होगा। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। इस बार भी एनडीए के कुनबे ने मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ा। अधिकांश सीटें हम जीते, कुछ सीटें हम हारे हैं, उनकी समीक्षा हो रही है। प्रदेश में नीतीश कुमार जी और देश में मोदी जी के चेहरे पर लोगों को भरोसा है। भाजपा बिहार के अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 2025 के चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। उसके बाद कौन क्या बोलता है इसकी कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी और एनडीए की तरफ से भले ही अश्विनी चौबे के बयान को साइडलाइन कर दिया गया हो, गठबंधन से ऑल इज वेल की आवाज उठ रही हो, लेकिन बीजेपी के अंदर से नीतीश को नाराज कर देने वाले बयान ने विपक्षी दलों की बाँछें खिला दी। इंडिया गठबंधन के दलों को बीजेपी और नीतीश पर हमले का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की तो यही कहानी है ना, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। उनकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक भस्मासुर है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करती है। चाहे उनका आदत हो गया है कि सत्ता में बना रहना है, कंबल ओढ़ के घी पीने की आदत लग चुकी है। उनको बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। और यही कारण है कि बिहार और देश में, दोनों बिहार और देश में न नौकरियां आ रही है, न महंगाई कम हो रही है, न कोई विकास की योजनाएं हो रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने इसके पहले भी बयान दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए। ये तो सबको पता है। जेडीयू को सोचना है, बीजेपी तो वैसे भी सभी क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहती है, जेडीयू को ही समाप्त करेगी बीजेपी, ये सबको पता है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि क्या करना है। वो जिस दल के साथ गठबंधन में है वहाँ क्षेत्रीय दल को समाप्त करने का ही प्रयास जारी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, ये हमेशा नूरा कुश्ती चलता रहता है। तो बिहार के लोगों का क्या फर्क पड़ता है कि जदयू लड़ेगा बड़ा भाई बन के कि भाजपा बड़ा भाई बन के लड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है बिहार की जनता। इसके लिए तो कोई कोर इशू है नहीं। उन लोग देख लें आपस में कि कौन लड़ेगा। नीतीश कुमार को भले ही सियासत का पलटू राम कहा जाता हो, लेकिन सत्ता में बने रहने का यह नीतीश मॉडल है। जानकार बताते हैं जब जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है तब तब उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया है और इस बार भी नीतीश कुमार ने मोदी सरकार का साथ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले मुद्दों की बात कर कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। लंबे अरसे से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठती रही, लेकिन इस बार मोदी सरकार में किंग मेकर बनी जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाकर मोदी सरकार पर बड़ा दबाव बना दिया। आपको बता दें कि भारत के संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश से अस्तित्व में आया।
1969 में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम को दर्जा प्राप्त हुआ। कमेटी ने टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। एक्साइज ड्यूटी में भी छूट दिए जाने की मांग की गई थी। किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कई मानदंड हैं और विशेष राज्य का दर्जा हासिल होने पर राज्य को कई तरह के बड़े लाभ हासिल होते हैं। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के मानकों की बात करें तो पहला, राज्य का पहाड़ी या दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में होना। दूसरा, राज्य की जनसंख्या का घनत्व कम होना। तीसरा, पर्याप्त जनजातीय आबादी का होना। चौथा, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ होना। पांचवा, आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य का पिछड़ा हुआ होना। और छठा, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक न होना जरूरी। वही बात फायदे की करें तो पहला, केंद्र से मिलने वाली सहायता में लाभ। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फायदा। तीसरा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट। चौथा, आयकर, कॉरपोरेट कर में रियायत। और पांचवा, केंद्र की सहायता से बेहतर अर्थव्यवस्था शामिल है। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। चुनावी नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें गठबंधन सरकार की बड़ी मजबूरी बन गई। सरकार बनने से पहले ही मोलभाव का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही मजबूत हुआ विपक्ष मोदी सरकार के नहीं चल पाने की भविष्यवाणी भी करने लगा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मोदी की तीसरी सरकार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश और नायडू अड़ंगा लगा सकते हैं, अपनी सीटों के दम पर एनडीए सरकार को झुका सकते हैं। ऐसे मुद्दों में वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है, जिस पर नीतीश अपना वीटो लगा सकते हैं। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन में इस बार जेडीयू और टीडीपी की भूमिका अहम है, ऐसे में वो बीजेपी के इस एजेंडे पर रोड़ा बन सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी नीतीश और नायडू राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर चुकी। माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब सहयोगी पार्टियां बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस एजेंडे पर बीजेपी को बैक स्टेप लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव बना सकते हैं नीतीश। आपको पता है कि नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करा चुके हैं। वो देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस बार वो मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों लगातार जातिगत जनगणना की मांग करती आ रही हैं। उसका दबाव भी नीतीश कुमार पर होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का असर भी देखने को मिल सकता है और इसके पीछे की वजह है कि मई 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसके अलावा नायडू ने घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनते ही मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बिहार में भी लंबे समय से मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। मोदी सरकार के सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया। नीतीश की राजनीति को जानने वाले कयास लगाने लगे हैं कि 2025 से पहले नीतीश किसी न किसी बहाने से बिहार की सत्ता के लिए पलटी मार सकते हैं और बिहार का किंग बनने के लिए दोबारा लालटेन की रोशनी का सहारा लेने से भी नीतीश नहीं चूकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात करेंगे बिहार की, बात सुशासन बाबू के राज्य की, क्योंकि सुशासन बाबू के राज में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले 11 दिनों में एक के बाद एक 5 पुल धड़ाम हो चुके हैं बिहार के अलग अलग इलाकों में। ऐसे में सवाल यही कि अगर यही डबल इंजन की सरकार है तो फिर आखिर सिस्टम क्यों लाचार है, सरकार क्यों खामोश है? तो वहीं जनता यह पूछ रही है, क्या बनते हैं पुल यहां ढहकर बिखरने को? ताजा मामला बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 11 दिनों में यह 5वीं घटना है। लेकिन यह सब हुआ कैसे, यह आप समझिए। 77 मीटर की जो पुल था, उसमें 2 खंभों के बीच जो गार्डर होता है, वह अचानक टूटकर नदी में बह गया। प्रशासन ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए उस टूटे हुए गार्डर को
प्लास्टिक से ढक दिया ताकि पुल टूटने की जो खबर है वह किसी को पता न चल सके। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? करोड़ों के ब्रिज ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहे हैं? बाढ़ या बारिश के बिना ही क्यों गिर रहे हैं पुल? विभाग RWD द्वारा नहर पर 16 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। इसे इनके भुतही नदी पर इस निर्माणाधीन पुल का बीम गिर गया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 सालों से हो रहा है। कुल 75 मीटर लंबा निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। इसका निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार पुल टूटा है। सरकार चाहे एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, पुल हमेशा बिहार में टूटता ही रहा है या यूं कहे कि धराशायी होता रहा है। विपक्ष हमेशा सवाल खड़ा करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पुल इसलिए टूटता है कि बिहार सरकार के पास इसके लिए कोई अलग से ना नीति है, ना ही कोई अलग से मेंटेनेंस होता है और ना ही जिस समय पुल बनाए जाते हैं उसकी गुणवत्ता का कोई ख्याल रखा जाता है।